Hello guys, this is Chaya starting chapter number 2. Before that, if you have not seen chapter number 1, then please watch it. Link of chapter number 1 is provided in description box. Chapter number 2, Microorganisms, Friends and Foe. You have seen several kinds of plants and animals. आपने बहुत सारे पेड़ पौधे और पशुओं को तो देखा ही है. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. हमारे आजू बाजू कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं कि जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं भी देख सकते हैं. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो फिर माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोइस्ट ब्रेड्स गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस. जैसे कि आपने बरसात के मौसम में देखा ही होगा कि जो ब्रेड होते हैं, जैसे कि आप कोई भी भीनी ब्रेड लेके आते हैं, एक दो दिन के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर कुछ ग्रेइश कलर का, भूरे भूरे कलर का, उसके ऊपर सफेद कलर के पेचेस, धब्बे पड़ जाते हैं. या अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप इसको घर पे देख भी सकते हैं. कुछ ब्रेड लेके आइए, अगर वो जो भीना होगा 2-3 दिन के लिए उसे आप रखिए तो उसके ऊपर कुछ सफेद सफेद पेच पड़ जाते हैं. ऑब्जर्व दिस पेचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. ये जो पेचेस हैं इसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, बिलोरी कांच से देख सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली हम इसे आंख से नहीं देख सकते हैं. यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. आप उसमें देखेंगे कि टीनी छोटे छोटे काले काले कलर के गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे कि आप इधर फिगर में देख सकते हैं कि छोटे छोटे गोले गोले स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें. डू यू नो वॉट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम. ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं और ये कहाँ से आए हैं, अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. अभी आगे हम देखते हैं कि 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसमें कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं जो आपको घर पे कर कर देखना है, पर ये घर पे नहीं हो सकता है. एक्चुअली इन दोनों एक्टिविटीज में माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, इसलिए प्रैक्टिकल लैब में ही हो सकता है. पर हम देख लेते हैं कि ये एक्टिविटीज क्या है. तो इसमें क्या रहता है कि मॉइस्ट सॉइल लेना रहता है, भीनी जमीन लेते हैं हम इसमें. फिर इसमें एक बीकर्स में रखते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं. जब तक वो पानी जो रहता है, पार्टिकल्स जो इसमें सेटल डाउन हो जाते हैं, उसके बाद से हम उसमें से थोड़ा सा एक पानी की बूंद लेंगे और उसको स्लाइड के ऊपर, ये आप फिगर में देख रहे हैं, ये स्लाइड के ऊपर हम पानी की बूंद लेंगे और फिर बाद में हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे. दिख रहा है ये माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में हम ये स्लाइड लगाएंगे और फिर बाद में हम देखेंगे तो हमें उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे. सेकेंड एक्टिविटी है कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड. आपको तालाब में से बूंद लेने हैं, कुछ पानी की बूंदे लेनी है और उसे ये स्लाइड्स के ऊपर फैला देना है और फिर उसे आपको माइक्रोस्कोप में देखना है. अब हम ये माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो अब क्या होगा, तो वो आगे दिखा रहे हैं. डू यू फाइंड टेनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड. क्या आपने देखा है कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपके आजू बाजू घूम रहे हैं. अभी देखते हैं कि क्या है. तो दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट वाटर एंड सोइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स. आपने देखा कि पानी और जमीन के सराउंडिंग्स में जो हमने इसका जो ऑब्जर्वेशन लिया था, इसमें कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स भरे पड़े हुए हैं. दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. ये जो सारे हैं वो सारे के सारे माइक्रोब्स नहीं हैं. these microorganisms और microbes are so small in size. ये बहुत छोटे छोटे होते हैं अपनी साइज में. and they cannot be seen with the unaided eye. और जिन्हें हम अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं. some of these such as the fungus that grows on the bread. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ब्रेड का, आप देख रहे हैं फिगर में, जिसके ऊपर काफी सारे फंगस आ जाते हैं और जिसके कारण आप उसके ऊपर ग्रीनिश पैचेस देखने को मिलता है उसके ऊपर. और जो वो हमें वो किससे वो हम नॉर्मली अपने आंख से नहीं देख सकते हैं. दैट कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास. या तो फिर हम उसे बिलोरी कांच से देखेंगे या फिर हम उसे अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोब्स. या तो हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं कि जिसे हम अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं. हाँ, पर उसे हम बिलोरी कांच या तो फिर माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं. फिर कोई ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उससे भी छोटे हों, उसे हम ना तो हम अपनी आंखों से देख सकेंगे और ना ही हम अपने बिलोरी कांच की मदद के द्वारा देख सकेंगे, पर हम उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं. फिर उससे भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिसे ना हम आंख के द्वारा देख सकते हैं, ना ही बिलोरी कांच की मदद से देख सकते हैं और ना ही माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, जो सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो मीन्स मतलब छोटे छोटे.
नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू द 4 मेजर ग्रुप्स। मेनली तो इसके 4 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें है बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गाई। अभी आप बोलेंगे कि बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और एल्गाई ये सब क्या हैं? तो जैसे मैं आपको समझा दूं कि अपने जो धरती है, धरती के ऊपर आप देख रहे हैं कि कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं और कुछ ह्यूमंस हैं, और उसके अंदर भी कुछ है, बराबर। जैसे प्लांट्स के हो गए तो प्लांट्स में कुछ फल फूल आते हैं, एनिमल्स हो गए तो उसमें हाथी, घोड़ा, चूहा ये सब आएगा, और मनुष्य में तो आप मनुष्य को देख रहे हैं। तो वैसे ही हमारे पास आप ले लीजिए कि कुछ एग्जांपल्स है। प्लांट्स के बदले मैंने बता दिया कि ये बैक्टीरिया है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की। ये जो मैंने आपको पहले बताया था, एग्जाम्पल बताया था, ये सारे बड़े ऑर्गेनिजम्स थे, जिसमें आपने प्लांट्स बोल दिया, ये पशु की बात कर ली, इंसान की बात कर ली। तो ये सब हम आंख से देख सकते हैं। बिना आंख से देखने वाले में भी सेम ऐसे ही क्लासिफिकेशंस होता है कि जिसे हम आंख से नहीं देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसमें भी आप सोच लीजिए कि चलो प्लांट्स नहीं है पर उसके बदले बैक्टीरिया है, एनिमल्स नहीं है उसके बदले फंगस है, ह्यूमन बींग्स नहीं है उसके मतलब क्या है, एल्गाई है, कहीं पर प्रोटोजोआ है। मतलब ये सब जो क्लासिफिकेशंस हैं, ये भी क्लासिफिकेशंस हैं कि जिन्हें हम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। और इनके अंदर भी कुछ प्रजातियां होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो इसमें कुछ छोटे छोटे अलग 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 प्रकार की बैक्टीरियाज होंगी। सिर्फ एक बैक्टीरिया नहीं होता कि हाँ ये एक बैक्टीरिया है, इसमें भी कुछ छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाज होंगे, उनके भी अलग अलग नाम होंगे। वैसे ही हम बोलते हैं फंगस, तो उसमें भी कुछ अलग अलग छोटे छोटे प्रकार के फंगाई होंगे, और उनके भी कुछ अलग अलग नाम होंगे, बराबर। Now we are coming on to the viruses that are also microscopic but are different from other microorganisms। ये भी है कि जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, पर ये हमारे नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। They however reproduce only inside the cell of host organisms। अब हम ये देखेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग कैसे होता है। तो जैसे मैं आपको समझा दूं कि वायरस जो है वो नॉर्मली किसी भी वस्तु के ऊपर नहीं प्रोड्यूस हो सकता। वायरस जो है वो किसी के शरीर के अंदर, सेल सेल जो हमारे शरीर का एक सबसे छोटा इकाई होता है, उसमें उसमें वो प्रोड्यूस होता है। मतलब अभी मैं बता दूं, वायरस तो आप एक नॉर्मली एक एग्जांपल दो तो कोरोना वायरस की बात करते हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि कोरोना वायरस वैसे ही तो कहीं से भी नहीं आया, किसी भी सरफेस के ऊपर से। उसको रिसर्च ने और डब्ल्यूएचओ ने ऐसा बताया कि वो चमगादड़ के अंदर से प्रोड्यूस हुआ है। तो इट मीन्स व्हाट कि वो किसी के शरीर के अंदर से जन्म लिया है, वो किसी भी सरफेस पर अपने आप से नहीं आया है। अभी मैं अगर आपको यहीं पे बताऊं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहीं भी कैसे भी अब सरफेस पर आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फंगस, ब्रेड के ऊपर वो अपने आप आ गया था, बराबर। भीनी ब्रेड थी, 2-3 दिन तक रखा गया तो उसके ऊपर फंगस का एक्यूमुलेशन हो गया। वैसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो वायरस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वो ऊपर वो अपने आप नहीं आता, वो किसी भी शरीर के अंदर हो गया। आप पशु की बात कर लीजिए, पेड़ पौधे की बात कर लीजिए, या तो फिर आप ह्यूमन बींग्स की बात कर लीजिए। इन सब के शरीर में जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद वो किसी भी मार्ग के द्वारा वो बाहर आता है। अभी अगर वो बाहर आ गया तो फिर वो क्या करेगा, तो दैट इज व्हाट कॉमन अलाइनमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कोज बाय द वायरसेस। जैसे आपको मैं बता दूं, कॉमन बीमारी जो है उसमें सर्दी होता है, जुकाम हो गई, या तो फिर खांसी जैसी बीमारियां जो है ये सब वायरस के द्वारा होती हैं। सीरियस डिसीज भी होते हैं, मतलब गंभीर बीमारियां भी होती हैं इससे, जिसमें होता है पोलियो, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स मतलब आप देखे होंगे वो जो बोलते हैं ना माता जी निकल आई है, तो दैट इज नॉट माता जी, वो एक वायरस है, वो एक इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है कि जिसके कारण शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं लाल लाल कलर के, एंड ऑल्सो कॉज बाय द वायरसेस। नाउ डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ। डिसेंट्री मतलब क्या, दस्त हो गया, फिर मलेरिया एक जो बीमारी है, ये दोनों बीमारियां जो है वो प्रोटोजोआ के नाम से, प्रोटोजोआ नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। वेयरस द टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर द बैक्टीरियल डिसीज। जबकि जो टाइफॉइड और ये जो आपके टीबी जो बीमारी है वो बैक्टीरिया की बीमारी है, बराबर, बैक्टीरिया से होती है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड क्लास 7। आपने ये सारे जो क्लास 6 क्लास 7 में आपने पढ़े ही हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियाज जो होते हैं उसमें अलग अलग प्रजाति होती है, हर एक प्रजाति का अलग अलग नाम होता है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं तो मलेरिया जो है वो एक अलग प्रकार की बैक्टीरिया से होता है, बराबर। वहीं पर अगर मैं आपको ट्यूबरक्लोसिस बताऊं तो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरसिलाई नामक बैक्टीरिया से होता है।
तो सब बीमारी जो है उसमें अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया के नाम होते हैं, उन्हीं नाम के बैक्टीरिया से वो होते हैं। या तो फिर अगर कोई बीमारी है जो फंगस से होती है तो उसमें अलग अलग नाम के फंगस होंगे। वायरस में कोई बीमारी हो रही है तो वो अलग अलग नाम के वायरस से होंगे, ये आपको समझना जरूरी है। अभी हम आते हैं, ये हम जो देख रहे हैं ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गए बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारे एल्गाई के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें आपको एक क्लेमाइडोमोनास दिखाया है और एक आपको स्पाइरोगाइरा दिखाया है। यहाँ पे हम प्रोटोजोआ देखते हैं, इसमें आपको एक अमीबा का एग्जाम्पल दिया है और एक पेरामीशियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये सारे एग्जाम्पल्स क्या है आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स है ये बहुत मोस्ट कॉमन जो एल्गाई प्रोटोजोआ जो होते हैं उन्हीं के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे। फिर हम आते हैं फंगाई। तो जो मोस्ट कॉमन फंगाई है हमारा ब्रेड मोल्ड, जैसे मैंने बताया था कि ब्रेड के ऊपर हमको देखने को मिलते हैं, तो ये जो ब्रेड मोल्ड है वो हमारे ब्रेड के ऊपर देखने को मिलते हैं। फिर पेनिसिलियम नामक एक फंगाई होता है, एस्परजिलस नामक फंगाई होता है। ये सब मोस्ट कॉमन फंगस के नाम दिए हुए हैं, बराबर। अभी हम आते हैं 2.2, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव, बराबर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर रहते हैं, अब हमें ये देखना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गाई एंड प्रोटोजोआ जैसे, और मल्टी सेल्यूलर सच एज मेनी एल्गाई एंड फंगाई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो कुछ सिंगल सेल, एक सेल के भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनके शरीर में सिर्फ एक सेल होएगा, और ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं कि जिनके अंदर बहुत सारी कोशिका होती है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अगर आप अभी इस समय अगर आप सोच रहे हैं कि तो हमारे शरीर में क्या है, मल्टी सेल है या फिर सिंगल सेल है, तो हमारे शरीर में मल्टी सेल है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बराबर। तो अभी हम देखते हैं सिंगल सेल में कौन कौन सी होती हैं। तो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया हुआ तो उसमें सिंगल सेल। सम अलगाई, कुछ कुछ अलगाई हैं कि जिसके अंदर सिंगल सेल होता है। प्रोटोजोआ, उसमें भी सिंगल सेल ही है, बराबर। और मल्टी सेल्यूलर की बात करूं तो मेनी एल्गाई, मतलब 2-3 एल्गाई को अगर मैं मिक्स कर देती हूँ तो वो बोलती हूँ कि उसमें मल्टी सेल्यूलर है। फंगाई, कुछ कुछ फंगाई हैं। फंगाई मतलब जो फंगस में जो होता है, जैसे आपने ब्रेड के ऊपर देखा था कि फंगस होते हैं, तो वो जो फंगस है वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। दे लाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ द एनवायरमेंट, वो क्या है कि वो सभी प्रकार के वातावरण में जिंदा रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, मतलब आप ठंडे प्रदेश से लेके जाइए या तो फिर गर्म जगह पे लेके जाइए तो भी वो जिंदा रहेंगे। डेजर्ट टू मर्सी लैंड, मतलब रेगिस्तान से ले जाइए तो फिर रेतालू जमीन पर लेके जाइए, वो सभी जगह पे जिंदा रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो पशुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं और ह्यूमन बींग्स के शरीर में भी पाए जाते हैं, मतलब इंसान के शरीरों में भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के शरीर में पलते हैं, तो कुछ कुछ जो होते हैं वो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। Now 2.3, microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our lives. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा रोल भी प्ले करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल टू मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कोज डिसीज। कुछ कुछ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, जबकि कुछ कुछ होते हैं कि जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान देते हैं और जिसके कारण हमें बीमारी होती है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। चलो अब हम उनके बारे में डिटेल्स में स्टडी करते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे फ्रेंड्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्लांट्स के भी कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ऐसे ही ह्यूमन बींग्स के भी कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेक एंड केक। बहुत सारी अलग अलग पर्पस के लिए वो यूज होते हैं, जैसे कि इसका पहला यूज है कि वो हमारे प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में यूजफुल होते हैं। तो अभी आप ऐसा सवाल पूछेंगे कि क्या हमें अब दही, ब्रेड और केक नहीं खाने चाहिए, तो नहीं, हमें ये दही, ब्रेड और केक जरूर खाने चाहिए, और दही तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। सेकेंड वन इज व्हाट, देयर आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट।
वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए भी यूजफुल होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या आता है, वेजिटेबल पील्स, जो सब्जी के छिलकेज होते हैं वो सब, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जो बचे खुचे जो प्राणी होते हैं, या फिर फिशेस, जो फीसिस मतलब जो एनिमल्स के टॉयलेट्स होते हैं, ये सब जो फीसिस हो गए, ये सब जो एक्सेट्रास जो है ना, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट हैं। ये सबको रिमूव करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन दवा बनाने में भी वो बहुत सारे यूजफुल होते हैं। नाउ फोर्थ नंबर इज व्हाट, इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर, अगर हम कृषि विज्ञान में देखने जाएं तो वो सॉइल फर्टिलिटी, जमीन की उपजाऊ भी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा, तो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, वातावरण एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है उसको जमीन में फिक्स करेगा, और जमीन में जब नाइट्रोजन आएंगे तो वो पेड़ों की वृद्धि बढ़ाएगा और जमीन की उपजाऊ और गुणवत्ता भी बढ़ाएगा। ये सब होगा यूजेस ऑफ व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा सकते हैं कि यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये 4 यूजेस आपको डिस्क्राइब करना है। चलो, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेक, कैसे बनाते हैं दही और ब्रेड कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड बाय बैक्टीरिया। जैसे आपने 7वीं कक्षा में तो पढ़ ही लिया है कि दूध में से दही बनता है और वो बैक्टीरिया की मदद से बनता है। यहाँ पे पहेली को एक याद आता है कि आई सो दैट माई मदर एडेड अ लिटल कर्ड टू द वार्म मिल्क टू सेट द कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। उसने उसकी मम्मी को देखा था कि थोड़ा सा दही उन्होंने गर्म दूध में मिला दिया था और पूरी रात के लिए रख दिया, और दूसरे दिन वही जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो गया। तो वो सोचती है कि ऐसा क्यों होता है। चलो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो कर्ड कंटेन सिवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कर्ड जो दही जो है उसमें बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दिस बैक्टीरियम, बैक्टीरिया होता है उसमें, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो सबसे फेमस बैक्टीरिया है, जो सबसे अच्छा बैक्टीरिया है, वो उसमें पाया जाता है। दैट प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड्स, जो क्या करता है, दही बनाता है। इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क, वो क्या रहेगा कि आप एक बैक्टीरिया डाल दोगे ना, उसमें थोड़ा सा बैक्टीरिया डालोगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फटाफट ग्रो करेंगे, बहुत सारे बैक्टीरियाज में रूपांतरित हो जाएंगे, और वो पूरे दूध को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे दही में। बैक्टीरियाज आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। मतलब सिर्फ हमको दही में ही बैक्टीरियाज नहीं मिलते, पर वो हमारे चीज में भी बैक्टीरिया होते हैं, पिकल्स अचार में भी बैक्टीरियाज होते हैं, और ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं कि जिसके अंदर बैक्टीरियाज हमें देखने को मिलते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडली एंड भटूरा इज कर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, अगर आप इडली जो खाते हैं, जो भटूरे खाते हैं, उसमें जो दही होता है वो बैक्टीरिया से ही बनता है। कैन यू गेस वाई, ऐसा क्यों होता है? तो बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बेटर। तो वो क्या करते हैं, जो राइस इडलीज जो हम बनाते हैं और जो डोसा का जो बेटर होता है उसको हम जब ओवरनाइट रखते हैं, तो ओवरनाइट क्यों रखा जाता है? तो क्योंकि पूरी रात भर के लिए जो उसका बेटर रहता है वो रात भर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो फटाफट मल्टीप्लाई हो, और पूरी रात भर में वो मल्टीप्लाई होकर ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए वो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल भी होता है, इसलिए हम उसको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। नाउ एक्टिविटीज, इसमें क्या करना है कि आपको क्या करना है, आटा या फिर मैदा लेना है और एक बाउल में आटा और मैदा को डाल देना है। फिर उसमें आपको गर्म पानी डालना है और थोड़ा सा शक्कर डालना है, और उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डालना है। अब ये क्या करोगे, इसका एक आपको एकदम पतला सा पेस्ट बना देना, और इसको थोड़ा 2 घंटे के लिए रख देना। फिर आप 2 घंटे के बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो फिगर में कैसा ये थोड़ा फूला हुआ दिख रहा है, बराबर। तो आप जो ये बनाए रहोगे ये पेस्ट, इसमें थोड़ा सा फूल जैसा जाएगा, वो ऊपर से थोड़ा फूल जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है तो हम देखते हैं। Yeast reproduces rapidly and produce the carbon dioxide during the respiration। जब यीस्ट जो रहता है, इसमें हमने यीस्ट डाला था, जब वो रेस्पिरेशन करता है तो रेस्पिरेशन के वक्त उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी जल्दी निकलता है,
और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करता है, अंदर से ना बबल्स बनाता है, गैस के बबल्स बनाएगा। और जब गैस के बबल्स अंदर बनेंगे तो क्या होंगे, डफ डफ डफ, मतलब एक ऐसे ऊपर से वो फूल जाएंगे सारे एक एक जगह पे, और जिसके कारण इसका जो वॉल्यूम रहता है वो बढ़ जाता है। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, रेज्ड मैदा करके इधर फिगर में दिखाया 2.6 में। This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making the breads, pastry and cakes। तो आप देखते हैं केक कैसा फूला हुआ रहता है, पेस्ट्री आपने देखी है वो भी फूला हुआ रहता है, हमारे ब्रेड्स भी कैसे फूले फूले रहते हैं। तो वो इसके कारण ही फूले होते हैं क्योंकि हम उसमें थोड़े से प्रमाण में यीस्ट डालते हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल्स के रूप में वो डफ जो है वो फूला फूला प्रमाण में कर देता है, और जिसके कारण उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। Now, commercial use of the microorganisms. So, microorganisms are used for the large scale production of the alcohol, wine, and acetic acid, that is vinegar. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा यूज़ बड़े पैमाने पर हम अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं, वाइन दारू बनाने के लिए करते हैं, एसिटिक एसिड दैट इज व्हाट विनेगर बनाने के लिए करते हैं। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या बनाता है, अल्कोहल, वाइन, विनेगर ये सब बनाता है। वैसे ही यीस्ट भी क्या बनाता है हमारा, अल्कोहल और वाइन मतलब दारू बनाता है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices। मतलब जो हमारा यीस्ट है वो जो नेचुरल शुगर मतलब जो कुदरती मिठास होती है, जैसे गेहूं में कुदरती मिठास होती है, चावल में जो कुदरती मिठास है, जो हमारे फ्रूट के जूसीस होते हैं उसमें जो कुदरती मिठास है, वो सब के ऊपर भी हमारा यीस्ट क्या करता है, ग्रो करता है मतलब वृद्धि करता है। अभी एक्टिविटी 2.4 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। एक्टिविटी 2.4 में है कि आपको 500 ml बीकर मतलब आधे लीटर का एक बीकर लेना है जिसके अंदर आपको उसका 3/4 पार्ट आपको वाटर उसमें ऐड करना है, और उसमें आपको 2 से 3 चम्मच शुगर डालना है, और आधी चम्मच उसमें आपको ईस्ट पाउडर डालना है। फिर आपको इसको गर्म जगह पे 4 से 5 घंटे के लिए रखना है, और फिर आपको उसको क्या करना है, स्मेल करना है कि उसमें कैसी स्मेल आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि उसमें कैसी स्मेल आएगी। तो दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल बाय यीस्ट। मतलब जब आप 5 घंटे के पहले जो आपने जो पेस्ट बनाया था, जब आपने उसमें शक्कर डाला था, तब जब आप स्मेल करोगे ना तो उसमें से शक्कर की स्मेल आएगी। पर उसमें जब आपने यीस्ट डाला और 5 घंटे के बाद आप फिर से उसी पेस्ट की अगर स्मेल करते हो, तो यीस्ट क्या करता है, उस शक्कर के जो स्मेल है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और वो आपको कैसी स्मेल आने लगती है, फिर अल्कोहल की स्मेल आने लगती है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल इज नोन एज व्हाट, फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है कि हमने शक्कर को अल्कोहल में रूपांतर किया है, इसे हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। नाउ ये फर्मेंटेशन कहाँ से आया, मतलब ये कैसे पता चला कि इसको हम 5 घंटे रखेंगे तो शक्कर हमारा जो है वो अल्कोहल में रूपांतर हो जाएगा। ये शोध हुई है हमारे एक सबसे फेमस साइंटिस्ट के द्वारा, लुईस पास्चर, दैट डिस्कवर द फर्मेंटेशन इन 1857। उन्होंने 1857 में ये बताया कि इस प्रोसीजर को हम फर्मेंटेशन प्रोसीजर कहते हैं। नाउ मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 2 होते हैं, एक हमारे दोस्त होते हैं और एक हमारे दुश्मन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेडिसिनल यूज, तो ये हमारे दोस्त के रूप में बता रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है, वो हमारे दोस्त कैसे बने। तो वो हमारे दोस्त बनते हैं एंटीबायोटिक टैबलेट से, कैप्सूल से, इंजेक्शन, आपको डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं उस इंजेक्शन से। तो ये जो कैप्सूल्स हो गए, टैबलेट हो गए, इंजेक्शन हो गए, इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है पेनिसिलिन। अब आप पूछोगे कि ये पेनिसिलिन क्या है, तो ये पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा होती है जिसे हम बैक्टीरिया में से ही बनाते हैं, बराबर। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा होती है कि जिसे हम बैक्टीरिया में से ही बनाते हैं, और ये दवा हम खाते हैं, कब खाते हैं, जब हमें कोई बीमारी होती है, कि जो बीमारी हमें बैक्टीरिया के द्वारा ही होती है। जो हमारे दुश्मन बैक्टीरिया हैं वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे और हम बीमार हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारे फ्रेंड्स बैक्टीरिया को बुलाएंगे, दैट इज अवर मेडिसिन, और फिर हम उनको खाएंगे, एंटीबायोटिक मेडिसिन खाएंगे, और फिर वो क्या करेगा कि जो दुश्मन बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट फाइट करेगा और उसको मार देगा।
आपको समझ में आ गया कि दुश्मन बैक्टीरिया के ऊपर हम अपने दोस्त वाले बैक्टीरिया का यूज करेंगे और दुश्मन बैक्टीरिया को किल करेंगे। अभी हम इसमें देखते हैं क्या है। वेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट। जब भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जिसमें क्या होता है, पेनिसिलिन होता है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये किस में से बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बनता है। These medicines kills और stop the growth of the disease causing the microorganisms। अगर जो देखिए एक वस्तु समझना है, मेडिसिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से बनते हैं तो वो कौन सी बीमारी को मारेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले बीमारी को मारेंगे। मेडिसिन हैं अगर वो बैक्टीरिया में से बनते हैं तो वो कौन सी बीमारी को मारेंगे, बैक्टीरिया से जो भी बीमारी होती हैं उन्हें मारेंगे। समझ में आ गया। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि दिस मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड द एंटीबायोटिक्स। ऐसे ही कुछ दवाओं को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस। ऐसे ही जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किस में से उत्पन्न होते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगस में से उत्पन्न होते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एंटीबायोटिक्स ही हैं, ये सब दवा के नाम है, ये सब एंटीबायोटिक्स ही हैं। और ये क्या करते हैं, तो ये हमारे जो दुश्मन बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर वर्क करेंगे और उनको किल करेंगे। और फिर हम जब बीमार होते हैं फिर हम ये दवा खाते हैं तो वो जो दुश्मन बैक्टीरिया के ऊपर ये वर्क करेंगे और फिर हम ठीक हो जाएंगे। चलिए ये फिगर में देखते हैं। ये फिगर में जो साइंटिस्ट हैं दैट इज द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उन्होंने क्या काम किया है तो वो देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक ग्रीन मूड फाइंड किया था कि माइक्रोस्कोपिक के ऊपर जब हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जब हम स्टडी करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले ही कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी स्टडी करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने है ना कि एक बार अचानक से ग्रीन मूड देखा था प्लेट के ऊपर। स्लाइड्स में उन्होंने एक बार कल्चर प्लेट्स के ऊपर ग्रीन मूड देख लिया था। तो फिर वो ग्रीन मूड के ऊपर बहुत दिनों तक ऑब्जर्वेशन करते रहे। फिर उनको पता चला कि ये जो ग्रीन मूड जो उसमें दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन मूड जो है वो बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ कर रहा है, जब बीमारी के समय हमारे शरीर में अंदर एंटर होता है और फिर वो हमारे शरीर में ग्रो करके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो यही जो ग्रीन मूड जो एंटीबायोटिक दवा में प्रेजेंट होती है वो हमारे शरीर के अंदर जाके उन बैक्टीरिया को मारती हैं। बराबर, ये उन्होंने फाइंड किया था कि वो दवाओं में ऐसा क्या होता है। तो ये ग्रीन मूड होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। जो बाहर से दुश्मन बैक्टीरिया अंदर शरीर में घुसे थे उनको प्रिवेंट करते हैं। बराबर, और ये जो ग्रीन मूड है वो पेनिसिलिन में देखने को मिलता है। ऐसे हमारा पेनिसिलिन प्रिपेयर हुआ था। अब हम देखते हैं कि कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम द फंगाई एंड बैक्टीरिया एंड द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वेराइटी ऑफ द डिसीज। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कैसे उत्पन्न होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज, फंगस, ये सब में से उत्पन्न होते हैं और ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बीमारियों को मारने में सहायक होते हैं। Antibiotics are even mixed with the feed of the livestock and poultry to check the microbial infection in the animals। ये क्या बोल रहा है कि जो मुर्गियों में और जो पशुओं में इसको है ना एंटीबायोटिक्स को मिक्स किया जाता है और उनके अंदर जब हम डालते हैं तो उनके अंदर की बीमारियों को पता लगाने के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द मेनी प्लांट्स डिसीज। पशुओं में आपने इसका उपयोग देखा, मनुष्य में देखा कि एंटीबायोटिक दवा लेते हैं। पशुओं में हम उनके अंदर कौन सी बीमारी है उसको फाइंड आउट करने के लिए देते हैं, उनकी बीमारी को इलाज करने के लिए देते हैं। और हम पेड़ पौधों में भी इसका उपयोग करते हैं। अगर पेड़ पौधों को कोई बीमारी होती है तो उसमें भी हम इन एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। मतलब ये तीनों तीन में उपयोग हो गया। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ये आपको याद रखना चाहिए, कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे उनसे, उनकी मदद से आपको ये उनकी एडवाइस से आपको ये दवा खानी होगी। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। आपको जो डॉक्टर्स ने जितने दिन का कोर्स बोला होगा वो आपको कंप्लीट करना होगा और उन्होंने जितना बोला होगा उतने ही डोज में, उतने ही प्रमाण में आपको खाना होगा। ज़्यादा गलत प्रमाण में नहीं खाने का। और कभी कभी क्या होता है कि आप जब इसका ज़्यादा प्रमाण खा लेते हो तो ये फिर थोड़े दिनों के बाद ये कम इफेक्टिव हो जाता है।
ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाओगे तो वो क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके दोस्त बैक्टीरिया जो शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको भी मार देता है। इसलिए ज़्यादा एंटीबायोटिक भी नहीं खाना चाहिए। In the body, antibiotics, however, are not effective against the cold and flu as these are the caused by the viruses। जैसे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, ये सब में क्या होता है, ये सब सर्दी जुकाम जो होती है वो वायरस से उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ पे आपका एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स है दैट इज प्रोड्यूस बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो जो भी दवा है अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसी के खिलाफ ये अटैक करेंगी। और जो दवा है जो बैक्टीरियाज में से बनती हैं वो कौन सी बीमारी के ऊपर वर्क करेंगी, तो जो बीमारी बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है उसी बीमारी पर वो दवा असर करेगी। तो इससे आपको याद रखना होगा कि अगर वायरस है तो वायरस के लिए भी जो दवा बनेगी वो अलग प्रकार की बनेगी। ठीक है, एक ही दवा आप सब में नहीं खा सकते हो। नाउ वैक्सीन्स। वाई आर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स गिवन द वैक्सीनेशन। आपने वैक्सीन का नाम आपने सुना ही होगा, बचपन में बहुत सारी वैक्सीन्स लगती हैं। तो बच्चों को और छोटे छोटे बच्चों को इतनी सारी वैक्सीन्स क्यों लगती हैं, देखते हैं क्यों लगती हैं। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, जब भी कोई भी डिसीज होती है उसके कारण जब वो डिसीज हमें होएगा तो उस वो जो माइक्रोब्स जो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो हमारे शरीर के अंदर एंटर होते हैं। और वो जब वो हमारे शरीर के अंदर एंटर होंगे तो हमारे शरीर में भी कुछ एंटीबॉडीज रहते हैं ना। तो वो एंटीबॉडीज क्या है, तो वो एक बैक्टीरिया है, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं हमारे शरीर के। वो क्या करते हैं, उन डिसीज से पहले फाइट करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि चलो हम इनको मारते हैं, बराबर। फिर वो उनसे कोशिश करेंगे, उनसे फाइट करेंगे। अगर वो उनको मार देते हैं तो हम बिना दवा के ही ठीक हो जाते हैं। अगर वो उन्हें नहीं मार पाते हैं तो वो क्या करेगा, जो बाहर का जो दुश्मनी बैक्टीरिया था वो हमारे ऊपर अटैक करेगा और हम बीमार हो जाएंगे। फिर जब हम बीमार होएंगे फिर हम बाहर से एंटीबायोटिक लाएंगे, बाहर के बैक्टीरिया जो अच्छे बैक्टीरिया थे फिर हम उनको अपने शरीर में लाएंगे। और फिर वो जो दुश्मनी बैक्टीरिया थे वो उनके ऊपर फिर से वर्क करेंगे और फिर वो उनको किल करेंगे और फिर हम अच्छे हो जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया है कि सबसे पहले हमारे शरीर के बैक्टीरिया आते हैं, वो बाहर के दुश्मनी बैक्टीरिया से लड़ेंगे। फिर अगर दुश्मनी बैक्टीरिया मर जाते हैं तो हम स्वस्थ हो गए, अगर नहीं मरते हैं तो फिर हम बीमार पड़ते हैं और फिर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं और वो उनके ऊपर फिर से फाइट करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज उत्पन्न करती हैं। एंड दिस बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ द हीट एंटर अगेन। मतलब बॉडी जानती है कि इसके ऊपर हमें कैसे अटैक करना है। इफ डेड और वीकन माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हेल्थी बॉडी, अगर वो स्वस्थ शरीर के अंदर घुसता है माइक्रोब्स जो है तो वो क्या होगा, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग द सूटेबल एंटीबॉडीज। तो क्या रहता है, बॉडी क्या करती है शरीर कि वो एंटीबॉडीज उत्पन्न करेगी और उसे मार डालेगी। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग द माइक्रोब्स फॉर एवर। मतलब क्या होता है कि हम हमेशा के लिए उसको मार डालते हैं। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क, बराबर। ऐसे ही हमारा वैक्सीन भी काम करता है। सीवरल डिसीज इंक्लूडिंग द कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। बराबर, ये सब जो है उसे हम वैक्सीनेशन के द्वारा मार डालते हैं। इन योर चाइल्डहुड, जब आप छोटे से रहते हैं तो आपको बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारे इंजेक्शंस क्या है, तो ये सब वैक्सीन ही हैं कि उसमें आपको आपके शरीर में बैक्टीरिया डाला जाता है। फिर आप कभी बड़े होते हो तो आपको जब कोई भी बीमारी होती है तो यही बैक्टीरिया जो रहते हैं वो आपके बाहर के दुश्मनी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए आपको सक्षम बनाते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीज। और ये बहुत ज़रूरी है कि सारे बच्चे को ऐसी बीमारियों से बचाया जाए। नेसेसरी वैक्सीनेशन आर अवेलेबल इन नियर बाई हॉस्पिटल्स, जो आपके नज़दीक के हॉस्पिटल्स है वो सब में वैक्सीन आपको मिलता है। आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे पहले पोलियो का प्रोग्राम चलता था, तो पोलियो प्रोग्राम चलता था जिसमें पोलियो ड्रॉप्स आपने देखा होगा, 5 साल तक बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिया जाता है। बराबर, ये वैक्सीन्स रहती हैं। एक्चुअली पोलियो ड्रॉप्स इज अ वैक्सीन, वो एक वैक्सीन ही है कि जो आपको क्या करता है कि आपके बॉडी में बैक्टीरिया घुसाता है और फिर वो बैक्टीरिया जो रहता है वो आपका दोस्त बैक्टीरिया बनता है जो आपके दुश्मन बैक्टीरिया से फाइट करने में आपको हेल्प करता है।
A worldwide campaign against the smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. अब आपने पूरे दुनिया भर में आपने एक इरेडिकेशन मतलब ये स्मॉल पॉक्स नाम की जो बीमारी थी उसको हमने पूरे दुनिया में से ऐसे ही हटाया है वैक्सीनेशन देके। वैक्सीनेशन दिया, सबके बॉडी में उस प्रकार के बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया डाले कि जिसके कारण वो ऐसी बीमारियों से लड़ सके। और ऐसा करते करते हमने जो स्मॉल पॉक्स नाम की जो बीमारी थी उसको पूरे वर्ल्ड वाइड से हटा ही दिया है। दिस डेज वैक्सीनेशन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम द सेवरल डिसीज। ऐसे ही वैक्सीन्स जो रहते हैं वो लंबे प्रमाण में बनाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो जिससे हम इंसान को और पशुओं को सबको जो है बचा सके बहुत सारी बीमारियों से। इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, सम बैक्टीरियाज आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर टू एनरिच द सॉइल विद द नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। क्या करते हैं कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं जमीन में, वो क्या करेंगे जो हवामान में जो नाइट्रोजन होते हैं, बराबर एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होते हैं उनको वहां से लेके आएंगे, उनको सॉइल में फिक्स करेंगे। जो सॉइल में आएगा तो फिर मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, सॉइल में जब नाइट्रोजन आते हैं तो वो क्या करते हैं जमीन की उपजाऊ और गुणवत्ता दोनों बढ़ाते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी बोलते हैं ऐसे